एक मिनट, समरा समरा कॉल। ठीक है, तो स्टार्ट करें। प्रोबेबिलिटी क्या है? हमारे पास सबसे बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। इट इज़ अ मेजर ऑफ चांसेस। मेजर ऑफ चांसेस। चांस क्या चीज़ है? कि कोई भी चीज़ होनी है तो वो क्या परसेंटेज है या क्या इंटेंसिटी है, उसकी क्या वैल्यू है, मेजरमेंट, कि वो कितना हो सकता है, कितना चांसेस है उसके। असल में ये चीज़ हमारे पास प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे जाओगे ये स्टैट्स और स्टैट्स का बस ये चैप्टर है। तो आगे जाके जब हम ए लेवल में आते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल बहुत लंबा सा चैप्टर है। तो इसके अंदर बहुत डिटेल में काम किया हुआ है लोगों ने, लेकिन हमारे लेवल में बहुत ही सिंपल सा है। इनकी बेसिक चीज़ों के ऊपर गौर किया हुआ है और वो देखते फिर हम। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? मेजरमेंट ऑफ चांसेस। ये असल में है क्या? इज़ अ वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कह सकते हो। प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन कह सकते हो या फोरकास्ट कह सकते हो ऑफ द इवेंट्स दैट माइट और माइट नॉट हैपन इन द फ्यूचर। जैसे कि फ्यूचर के बारे में तो किसी को कोई पता ही नहीं ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता है कि हाँ हो जाएंगी, जैसे कि क़यामत तो आनी ही आनी है, वो तो पता है, कंफर्म है। और इसके अलावा मौत, कि किसी ना किसी दिन मरना तो है, ये तो फिक्स है। तो वो तो हमें पता है। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि जिस चीज़ की हमें पता होता है, कंफर्म होती है अगर प्रोबेबिलिटी, तो उसका होता है 100% कि ये तो होना ही है। फॉर एग्जांपल क्या है कि ये डेथ है या डे ऑफ जजमेंट है, डे ऑफ जजमेंट। तो ये चीज़ें तो आनी है, ये तो फिक्स है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें कंफर्म पता होता है कि वो होना ही है, वो हमारा क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी इज़ 100% है। और जो हमें पता है कि वो होनी ही नहीं है, फिक्स है कि वो नहीं आएगी, तो उसका हम बोलेंगे 0%। नो चांस, एग्जैक्टली, मतलब होना ही नहीं है, फिक्स है। जैसे कि जैसे कि क्या? जैसे आप ओ लेवल के पेपर के लिए अपेयर हो रहे हो और आपका रिजल्ट ए लेवल का आ जाए, है ना? आपने अभी रजिस्ट्रेशन ओ लेवल की कराई है और आपका रिजल्ट ए लेवल का आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने 10 क्लास में जो है 11 क्लास की पढ़ाई कर ली, है ना? तो ये चीज़ें हैं जो कि कंफर्म है, फिक्स है, जो होनी होनी है, उसका हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 100% बोल दो, या फिर प्रोबेबिलिटी 1 बोल दो, 1, या तो फिर 0% बोल दो, या तो फिर 0 हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान ही होंगी। प्रोबेबिलिटी इज़ नेवर नेगेटिव। कोई भी चीज़ का चांस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? या तो होगी ही नहीं, या तो कंफर्म है कि वो होगी। इज़ नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और जिस चीज़ के बारे में आपको फिक्स नहीं है, पता नहीं है, उसके अंदर आपके पास एम्बिग्विटी है, आपको क्लियरेंस नहीं है कि कोई चीज़ होनी है या नहीं होनी, तो वहाँ पे फिर हम कैलकुलेशन से उसकी कुछ वैल्यू निकालते हैं। फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई हाँ कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि रिज़ल्ट आपका कैसा आएगा, सही है? उसका फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और अंदाज़ा लगता है आपके डेटा आप कलेक्ट करते हो। जैसे आपने पास पेपर्स किए, आपसे अगर हो पा रहे हैं, आपने एयरली सॉल्व किए, एयरली में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई अच्छी प्रोबेबिलिटी, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी कि मेरा ए या ए स्टार आ जाए, है ना? तो ये हमने अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो वो अंदाज़ा, चांस कि कोई चीज़ होनी है या नहीं होनी, दैट इज़ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास वैसे देखा जाए तो दो किस्म होती हैं कैलकुलेट करने की। एक होती है आपके पास डेटा एनालिसिस करके, डेटा प्रीवियस डेटा देखकर आप अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ भाई आगे कोई चीज़ होनी है या नहीं होनी। या तो फिर दूसरी चीज़ होती है एक्सपेरिमेंटली, आप देखते हो एक्सपेरिमेंटल, आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि आप एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हो कि भाई कितनी कोई चीज़ हो रही है तो वो कितना चांस है कि आगे भी हो, एक्सपेरिमेंटल। अब हम जो है ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते प्रोबेबिलिटी की। तो ये आपको अगर मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके फिर कैसे तरीके से सवाल आते हैं। और इसकी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है? जैसे कि वो पीएसएल के मैच हो रहे होते हैं, तो कराची और लाहौर का मैच है,
तो क्या होता है कि आपको नीचे स्टार्ट होते हुए, मतलब जब स्टार्ट हुआ भी नहीं है मैच, उस वक्त ही वो विन फैक्टर बता देता है कि कराची के क्या जीतने के इतने चांसेस हैं या लाहौर के जीतने के इतने चांसेस हैं। तो वो कहाँ से पता चल रहा है उसको? वो असल में देखता है प्रीवियस डेटा कि भाई कराची और लाहौर कितनी दफ़ा आमने सामने है, कितनी दफ़ा कौन जीता है, कितने मार्जिन से जीता है, कितने रन रेट से जीता है। वो सारी कैलकुलेशन वगैरह करता है और फिर कहता है कि हाँ भाई इतना चांसेस है कि भाई कराची जीत सकता है या लाहौर जीत सकता है। तो वो भी क्या है, एक किस्म की प्रोबेबिलिटी निकालती है, और वो भी आप देखोगे कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होती और कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो 30-40% बोल देता है, ये विन फैक्टर है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल होती है प्रोबेबिलिटी की, वहाँ पर वेदर स्टेशन में, कि आज बारिश होने के कितने चांसेस हैं। तो वो भी 100% तो अल्लाह ताला को पता है कि भाई होगी या नहीं होगी, लेकिन हम अंदाज़ा लगाते हैं उस वक्त की वेदर सिचुएशन को देख के, भाई बादल बादल कहाँ से आ रहे हैं और ह्यूमिडिटी कितनी है और ये है वो है, और प्रीवियस डाटा भी देख के। तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद प्रोबेबिलिटी आती है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, कोई ऐसे ही तुक्का नहीं बोल देता है कि भाई 50-50 चांस है कि भाई कराची जीत जाए लाहौर जीत जाए। उसके पीछे भी आपके पास डाटा होता है, तो डाटा को एनालाइज करके, डाटा की मदद से आप फिर उसकी फर्दर आप देखते हो कि आगे क्या होना है। तो डाटा एनालिसिस इज मस्ट, तो डाटा होना ज़रूरी है, डाटा इज मस्ट। कि किस चीज़ को आपने देखना है, किस चीज़ के मुताबिक देखना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ज़रूरी हैं। ऐसे ही कोई अंदाज़ा नहीं बोल सकता भाई कुछ भी हो जाएगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं बोल सकता, उसकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। जैसे कि वो नहीं हो जाता कि सुपरस्टिशंस नहीं होते। वो एक तोते पता है, ये किसी टाइम में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था फाइनल का, डब्ल्यू वर्ल्ड कप का था सवाल, वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा हूँ सॉरी, मैच था। तो उसमें फिर उन्होंने तोते से, पता नहीं इंडिया के अंदर होते हैं ये सारे सुपरस्टिशंस, वो तोते से कार्ड पकड़वाए कि भाई जिसका कार्ड आ गया वो जीत गया। तो इसके पीछे तो कोई ना बेस है ना सर ना पैर, ऐसे ही कुछ भी कर दिया उन्होंने, और बोल देगा भाई चलो भाई कार्ड पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जीत गया। और फिर हुआ मेरे ख्याल से बिल्कुल उल्टा ही था। तो वो फ्यूचर प्रोडिक्शन अलग चीज़ है, हमारा जो फ्यूचर प्रोडिक्शन है प्रोबेबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन डाटा। हम प्रीवियस डाटा देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं भाई आगे क्या हो सकता है उसके मुताबिक। अब सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की, जिसको हम फॉलो करेंगे और फिर उसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे बेसिक डेफिनेशन है डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज। सबसे बेसिक डेफिनेशन आपकी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी हमेशा डिजायर्ड पॉसिबिलिटी, जो हमें चाहिए, या जिस चीज़ का सवाल है कि आप इस चीज़ की, जैसे कराची को जीतने के कितने चांसेस हैं, तो कराची को जितवाना है, तो जीतने के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी ऊपर होंगे, और टोटल पॉसिबिलिटीज सारा डेटा जो है, जो एक्चुअल में सारे सारे जो कम्युलेटिव डेटा है, वो सारा नीचे आ जाएगा। और उसमें से मुझे जितवाना है कराची को, तो जो चीज़ मुझे चाहिए उसको मैं ऊपर रखता हूँ, और जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस सिचुएशन के मुताबिक, उसको मैं नीचे रखूँगा। और सिंपल से ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाता है, इसको आप सॉल्व करो, फैक्टराइज करो, सिंप्लीफाई करो, और आपको वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाती है। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है कि आपके पास सवाल दे दिया, क्वेश्चन है अ डाइस इज रोल्ड। डाइस आपको पता है क्या होता है, जिससे आप वो लूडो नहीं खेलते, तो उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 6, और बोलेगा कि 1 से लेकर 6 के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1, या 1 नहीं बोलते आप, ऑब्टेनिंग 6। ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं जब डाइस रोल करूं तो 6 आ जाए। तो इस केस में भी हमारे पास यही जो डेफिनेशन थी वो हम लगाएंगे। मुझे चाहिए 6, तो मेरी डिजायर्ड टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? आपके पास 6 नंबर हैं, उस डाइस के ऊपर 6 नंबर लिखे हुए हैं, 6 साइड्स हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 6 हैं, तो 6 नीचे आ गया। और उसमें से जो 6 नंबर लिखा हुआ है वो सिर्फ एक साइड के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसकी जो डिजायर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो उस साइड पर आके खड़ा हो जाए डाइस, वो 1 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो है 6 आ जाए, 1/6, क्योंकि मेरी टोटल पॉसिबिलिटीज थी 6 नंबर थी, उसमें से कोई एक नंबर जिस जो मैं चाहता हूँ, जो कि है 6,
वो सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है, उस डाइस के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो माई डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज इज 1 एंड माई टोटल पॉसिबिलिटीज आर 6। तो ये मेरा बस आंसर आ गया। फिर इसी को कंटिन्यूस में कहता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर। अब इवन नंबर आपके पास कितने हैं उस डाइस के ऊपर? 2, 4 और 6 है। इवन आपके पास है 2, 4 और 6। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास 6 में से 3 ऐसे नंबर हैं जो कि आपको, जो अगर वो आ गए तो आपका काम हो गया। आप चाहते हो कि जो है ना इवन नंबर आ जाए। तो 3 मेरे पास, मेरी डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3 है कि उन 6 में से कोई 3 भी आ गए ना, 2, 4, 6 आ गए तो मतलब मेरा काम पूरा हो गया। तो 6, 3 इज माई डिजायर्ड पॉसिबिलिटी एंड टोटल पॉसिबिलिटीज इज माई 6। अगेन 6 नंबरों में से कोई 3 नंबर ये जो है 2, 4, 6 वो आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। इसको फिर फायदा सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो 1/2 इसका आंसर हो गया। तो 50-50 चांस है, समझ लो 1/2 क्या होता है? हाफ होता है ना। 50-50, 50% चांस है कि इवन नंबर आ जाए और 50% चांस है कि इवन नंबर ना आए, मतलब कि कोई ऑड नंबर आ जाए। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास सवाल आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्राइम नंबर, यही क्वेश्चन लेते हैं। इसी में हमारे पास कहता है कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब 1 से लेकर 6 के दरमियान कितने प्राइम नंबर है वो आपने देखने पड़ेंगे। प्राइम नंबर हमारे पास हैं 2, 3 और 5। बाकी तो प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड नाइदर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो अगेन हमारे पास 3 ऐसे नंबर हैं जो आ गए तो मेरा काम हो गया, प्राइम नंबर आ जाएगा। तो 3 अपॉन टोटल मेरे पास 6 है, तो हमारे पास आ गया आंसर 1/2। तो ये सबसे बेसिक हमने एग्जांपल देख ली कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं और डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, उसकी मदद से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। और इसकी भी वैल्यू देखोगी, अगर पॉइंट्स में देखोगे तो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होगी। तो ये हमारे पास आ गया। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 0 का चांस लेते हैं। अब कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 7 आ जाए। कि मैं जो हूँ एक डाइस रोल कर रहा हूँ जिसके अंदर 1 से 6 तक नंबर हैं, और वो चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 7 आ जाए। अब मुझे पता है 7 तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 7 आ जाए। तो इसका मतलब है कि मेरी डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। जब 0 डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज है तो 0 अपॉन टोटल 6 हो गया, तो 0 आंसर हो गया। तो ये कंफर्म है कि 7वां नंबर 7 डिजिट वाला नंबर तो आ ही नहीं सकता। सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास सवाल आ गया। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास बड़े काम की है। वो होता है क्वेश्चन 2, अ कॉइन इज टॉस्ड। इज टॉस्ड वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। हेड और टेल होता है ना बस टॉस के ऊपर, कॉइन के ऊपर। तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? अब आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज ही आपके पास 2 है, तो अपॉन में 2 आ गया। और आपको चाहिए कि हेड आ जाए। अब हेड सिर्फ एक ही आपके पास साइड पर है, तो वो 1 हो जाएगा। तो इसका आपके पास क्या हो जाएगा? 50% बोल दो या 0.5 पर बोल दो। आपके पास 50-50 चांस है कि हेड आ जाए या तो फिर टेल आ जाए। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। स्पिन द व्हील आपने देखा होगा गेम, उसके अंदर बहुत सारे जो हैं इस तरीके से बने हुए होते हैं। इसको कोशिश करके बनाता हूँ, अगर बन सकता है तो। इस स्पिन द व्हील पर आपके पास जो है तीन कलर के 3 कलर्स बने हुए हैं, समझ लो। अब स्पिन द व्हील के ऊपर मैंने यहाँ पर एक वो लगा दिया है, जाहिर सी बात है यहाँ पर एक मार्कर नहीं होता जो कि फिर बताता है कि हाँ भाई आपको स्पिन करने के बाद ये आया है। तो ये स्पिन द व्हील कर रहा हूँ मैं। और कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू ऑब्टेन
या योर व्हील लैंड्स ऑन अ रेड सेक्शन, ये रेड सेक्शन में अगर वो लैंड कर रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जवेरिया? 3/, 3/, टोटल टोटल कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना? 8 हिस्सा है, ठीक है। तो ये 3/8 हो गया। अच्छा, ये इक्वली स्पेस्ड है, ये मैंने जो ड्राइंग मेरी सही नहीं है, तो ये इक्वली स्पेस्ड सेक्शंस हैं, क्योंकि अगर इक्वली स्पेस नहीं होंगे तो फिर ये जो है ना बायस्ड हो जाएगा, मतलब ये इसके अंदर कुछ खराबी है, व्हील इसके अंदर व्हील ही खराब है, क्योंकि एक साइज छोटी है एक साइज बड़ी है, तो फिर जाहिर सी बात है जो चीज़ बड़ी होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी उसके आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये डायग्राम मेरी खराब है, ये इक्वली स्पेस सेक्शन है। तो रेड आने के आपके पास रेड सेक्शन पर लैंड करने का चांस आपके पास 3/8 हो गया। फिर कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द व्हील लैंडिंग ऑन अ ब्लैक और अ रेड सेक्शन। अब और एंड का यहाँ पे हिसाब किताब बताना आपको। और का मतलब ये क्या होता है? और का मतलब या तो बी पर आ जाए, मतलब ब्लैक पर आ जाए, या तो रेड पर आ जाए। अब ब्लैक और रेड दोनों मेरी डिजायर्ड पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितने हैं? 8 सेक्शन ही है, और मेरे पास रेड है मेरे पास 3, और ब्लैक मेरा 1 है। तो टोटल मेरी डिजायर्ड है 4, और उसमें से टोटल जो हमारे पास है वो 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/8, क्योंकि ब्लैक आ जाए या रेड आ जाए दोनों से मेरा काम हो जाएगा। और का मतलब होता है या ये या वो, दोनों से मेरा काम हो जाएगा। तो ये मेरा 4/8 हो गया। अगर वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग या द व्हील लैंडिंग ऑन अ ब्लू, अच्छा ब्लू और ब्लैक, अच्छा ये उसको हम कर देते हैं ब्लैक, ब्लू और ब्लैक दोनों बीबी हो गए। ब्लू और रेड, समझ इसका क्या आंसर होगा? 7/8। हाँ सही है, 7/8। या तो ब्लू आ जाए या रेड आ जाए, दोनों से मेरा काम हो जाएगा। अगर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ येलो या द व्हील लैंडिंग ऑन द येलो सेक्शन। अब येलो सेक्शन तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? 0 पॉसिबिलिटीज है किसी येलो पर आ जाए, तो 0/8 0 हो गया। ये हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट क्या आता है? ये तो बेसिक चीज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास आता है जब ज़्यादा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, कि आपके पास ऐसी सिचुएशन बना के देते कि आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही हो वो बहुत ज़्यादा बन रही हो, तो आपको इतना इजीली आप अपने डाटा को नहीं समझ सकते और उससे वैल्यूज निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में फिर हमारे पास आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं हम, ट्री डायग्राम आ जाती है और सैम्पल स्पेस आ जाता है। सैम्पल स्पेस नहीं आपके लिए, तो सिर्फ ट्री डायग्राम ही है। तो ट्री डायग्राम का फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है। तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़, टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालने का कोई इजी तरीका, ये आपके पास होता है ट्री डायग्राम। सही है। अब ट्री डायग्राम क्या चीज़ है? ट्री डायग्राम की एग्जांपल क्या है? वो आपको क्या करती है? ट्री डायग्राम इज बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जब सवाल समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से आप डाटा रिप्रेजेंट करते हो, तो काम करना भी आसान हो जाता है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास इस चीज़ के अंदर, मतलब ये तो बन सकता है, वेरी जनरल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ और आती हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा तीसरा भी हो सकता है जिसके अंदर रिप्लेसमेंट हो ही ना, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना हो। अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसकी एग्जांपल सवाल लेते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आपके पास सवाल दिया है इसने, एक बॉक्स आपके पास जिसके अंदर समझ लो 8
जो है रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल हैं, एंड कहता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ड्रॉन मतलब उसमें से निकाला गया है एट रैंडम, और एट रैंडम का मतलब बगैर देखे उसने हाथ डाला बॉक्स के अंदर, बॉक्स बंद है ऊपर से, और कोई सी भी एक बॉल निकल गई। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। कहता है ड्रॉ अ ट्री डायग्राम विद रिप्लेसमेंट भी लिख देते हैं, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट बताते हैं क्या। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। टू बॉल्स आर ड्रॉन, अब एक बॉल नहीं निकाली, 2 बॉल निकाली 2 दफा, और जो है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैंने बॉल निकाली और वापस रिप्लेस कर दी। मैंने जैसे मैंने समझ लो एक डब्बा था, 11 बॉलें हैं, टोटल 11 बॉलें हैं, उसमें से एक बॉल निकाली, मैंने नोट डाउन कर लिया मैंने कौन सी निकली, या तो रेड निकली होगी या ग्रीन निकली होगी। अब जो बॉल मैंने निकाली उसको मैंने साइड में नहीं रख दिया, अपने जेब में नहीं डाल दिया, मैंने उसको वापस डब्बे में डाल दिया। तो रिप्लेस कर दिया मैंने डब्बे के अंदर, मैंने निकाला, डिस्प्लेस किया मैंने उसको, अंदर से निकाला और फिर वापस रिप्लेस भी कर दिया, मैंने वापस अंदर भी डाल दिया। तो ये वो वाला केस है कि मैं वापस रिप्लेस कर रहा हूँ, कि बॉल निकाल के जेब में नहीं डाल रहा, वापस डब्बे में डाल रहा हूँ। इस केस में हम क्या करेंगे, ट्री डायग्राम बनाकर बनाते हैं। ट्री डायग्राम बनती कैसा, हमारे पास ये फर्स्ट बॉल ड्रॉ होती है, तो इस तरीके से मैंने 2 पॉसिबिलिटीज, हमारे पास ये ब्रांचेस बनती हैं, ये ब्रांचेस असल में पॉसिबिलिटीज बताती हैं कि फर्स्ट ड्रॉ, अगर मैं पहली दफ़ा बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ का मतलब उसमें से निकालना, तो या तो रेड आएगी या तो फिर ग्रीन बॉल आएगी फर्स्ट ड्रॉ। अब रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जवेरिया? 8/11. हाँ 8/11 हो गया, और सिमिलरली ग्रीन आने की 3/11 हो जाएगी, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल बॉल हमारे पास 11 हैं, उसमें से 8 रेड है और 8 और 3 3 ग्रीन है। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई जब फर्स्ट ड्रॉ था। अब मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ बॉल एक, अगेन यही कंटिन्यूस में आपके पास बनेगा, वापस या तो रेड आएगी या तो फिर ग्रीन आएगी, वापस रेड आएगी या तो फिर ग्रीन आएगी। अब मैंने जो बॉल निकाली थी वो मैंने वापस रख दिया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज कांस्टेंट इन द बॉक्स। तो शुरू में जितने थे 11 बॉल है, वही 11 बॉल हैं, तो वापस रेड निकालने की सेम प्रोबेबिलिटी होगी 8/11, एंड ग्रीन आने की भी 3/11, अगेन रेड आने की 8/11 और ये 3/11। तो ये कंप्लीट हमारे पास ट्री डायग्राम बन गई है। अब इसको रीड कैसे करते हैं? अब अगर इसको रीड करें तो इस चीज़ को मैं कहूँगा, रेड से रेड जा रहा हूँ ना, तो मैं मेरे पास अगर दोनों बॉल रेड आ जाए तो रेड रेड, दोनों मेरे पास रेड आ गई। या तो फिर अगर मैं इधर सेकंड उस पर आता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि पहली बॉल मेरी रेड निकले और दूसरी बॉल मेरी ग्रीन निकले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिमिलरली अगर ये जो तीसरा वाला मेरे पास पॉसिबिलिटी है, ये है कि पहली बॉल ग्रीन निकले और दूसरी बॉल रेड निकले, और लास्टली दोनों बॉलें ग्रीन निकले, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीड करूंगा, दिस इज वन थिंग, और अगर ये चीज़ हो जाए, जैसे रेड आ गई, रेड आने के बाद मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि वापस भी रेड आए या तो फिर वापस ग्रीन आए, मतलब दूसरी दफा में ग्रीन आए। तो रेड आ गई, उसके बाद वापस दूसरी दफा में ग्रीन आए या ना आए, वो चीज़ देखी जा रही होती है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है इसका, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कम नहीं हुए, क्योंकि बॉल जो मैंने निकाली थी वो मैंने वापस रख दी, तो टोटल बॉल्स इन द बॉक्स रिमेंड 11 बॉल्स, ठीक है, क्या वापस आ गया। फिर कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सवाल में कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, कि दोनों दफा में रेड ही निकला है। तो इसका मतलब है कि ये इस चीज़ की बात कर रहा है, रेड रेड की, कि एक दफ़ा रेड है वापस भी रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 8/11, जो कि फर्स्ट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी, मल्टीप्लाई बाय वापस रेड है, उसकी भी 8/11 होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64/121। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि दोनों दफ़ा रेड आ जाए। अब इस आंसर को आप फ्रैक्शन में छोड़ दो, या इस आंसर को आप जो है डेसिमल में लाकर फिर रख दो, तो एक ही बात है, आपका आंसर सेम रहेगा।
ये हमारे पास आंसर आ गया कि दोनों दफ़ा रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 64/121। फिर हमारे पास सवाल आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन। अब इस केस में हमारे पास ये दोनों काम क्या है, इसने कहा है कि एक रेड और एक ग्रीन आ जाए, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास एक रेड और एक ग्रीन। अभी सवाल में इसने ये नहीं बोला कि पहली बॉल रेड है दूसरी बॉल ग्रीन है, इसने बोला है एक रेड और एक ग्रीन, और किसी भी ऑर्डर में आ सकती थी, तो मतलब ये दोनों मेरे पास आंसर में काउंट होंगे। तो मुझे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 8/11 मल्टीप्लाई बाय 3/11, और ये हो जाएगा 3/11 मल्टीप्लाई बाय 8/11, और इन दोनों का आंसर तो वैसे सेम ही आएगा, 24/121। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 48/121। और अगर ये देता है हमें आखिरी चीज के फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ग्रीन, तो इसका तो सिंबल आपने निकाल लिया था, 9/121 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 3/11 मल्टीप्लाई बाय 3/11, जो कि हो जाएगा 9/121। अब एक एक चीज़ यहाँ पे गौर करने की वाली बात यह है कि आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कंसिडर कर ली हैं, और जब भी आप सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर कर लेते हो तो आपका सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आ जाता है 1 के बराबर ऑलवेज। अगर आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर कर ली हैं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ 1 आना चाहिए। तो अगर आप इनको ऐड भी करोगे ना तो आपका 1 आ जाना चाहिए, तो आएगा। तो 64, अगर मैं इन चारों को ऐड करूँ, चारों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 121। तो नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम ही है, तो 64 प्लस 48 प्लस 40, सॉरी हाँ, प्लस 48 प्लस 9, 64 प्लस 48 होता है, हाँ मेरे ख्याल से 121 ही आ गया टोटल। तो ये 1 हो गया, देयरफॉर मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ऑल पॉसिबिलिटीज हैव बीन ऑल आउटकम्स हैव बीन कंसिडर्ड। अगर 1 प्रोबेबिलिटी आ गई इसका मतलब है कि ऑल आउटकम्स हैव बीन कंसिडर्ड। मेरा जो टी डायग्राम है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल? समरा जवेरिया? ठीक है, चलो सवाल नहीं है तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि बॉल निकाली थी और वापस डाल दी थी, रिप्लेसमेंट थी। अब हम इसी को हम चेंज करते हैं और करते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट। सवाल को थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं। नंबर्स आपके पास दिए हुए समझ लो, 15 येलो बॉल और 7 येलो के अलावा कौन सा कलर बताओ? पिंक कर लेते हैं, चलो पिंक बॉल्स। तो एक डब्बे के अंदर 7 येलो हैं और आपके पास, सॉरी 7 पिंक है और 15 येलो है। दो बॉल निकाल गई हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट कर देंगे अब इसको, तो ये हो जाएगा विदाउट। अब देखते हैं इसका ट्री डायग्राम में क्या डिफरेंस आएगा। ट्री डायग्राम भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आसान होगा, वैल्यूज चेंज कर लेंगे बस। सर वैल्यू चेंज करते हैं हम, तो कौन कौन सी बॉल है हमारे पास? येलो बॉल है और
पिंक बॉल, फिर अगेन येलो, अगेन पिंक, अगेन येलो, अगेन पिंक, एंड दिस इज माई सेकेंड ड्रॉ। टोटल मेरे पास कितनी हो गई? टोटल बॉल्स हमारे पास 22, 22, 15 + 7। उसमें से मेरे पास येलो चाहिए, तो येलो 15 है, तो ये हो जाएगा 15/22। पहली बॉल अभी निकाल रहा हूँ, और ये 7/22। अब यहाँ पे था विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं अगर कंसिडर करता हूँ, मैं इस पर आता हूँ। जब मैं इस पर आता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने पहली बॉल जो निकाली थी वो येलो थी, कंफर्म थी कि मैंने वो येलो निकाली। अब वो येलो निकाल के मैंने रिप्लेस नहीं किए विदाउट, मतलब मैंने अपने जेब में डाल दी, डब्बे के अंदर मैंने वापस नहीं डाली। तो इसका मतलब है कि पहले 22 बॉलें थी, तो अब कितनी बॉलें रह जाएंगी अंदर? अब 21 हो जाएंगी, क्योंकि जो एक बॉल मैंने निकाली थी, टोटल टोटल में से मैंने एक बॉल निकाली थी, वो मैंने वापस नहीं डाली। तो 22 की बॉल कम हो गई, एक कम हो गई, तो 21 बॉलें रह गई। तो टोटल मेरी पॉसिबिलिटीज ही कम हो गई, तो मेरा डिनोमिनेटर चेंज हो गया, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट था। और इसके अलावा क्या देखा था मैंने पहले, कि अगर मैं येलो इस पर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने पहले येलो ही निकाली थी। और अगर मैंने पहले येलो निकाली थी, तो पहले अगर 15 येलो थी, तो अब कितनी रह जाएंगी अंदर? 14 येलो रह जाएंगी, क्योंकि 15 मैंने जो बॉल निकाली थी वो येलो थी, और येलो मैंने अपने जेब में डाल दी। तो डब्बे के अंदर 15 येलो नहीं है, अब कितनी है? 14 येलो रह गई हैं। तो 14/21, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वापस येलो आने की। फिर अगर ये देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन टोटल आपकी पॉसिबिलिटीज तो 21 रह गई, लेकिन पहले आपने येलो निकाली थी, पिंक नहीं निकाली थी, तो पिंक आपके पास 7 की 7 ही रहेंगी। सही है। फिर इस पर आते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या दिखा था कि पहले पिंक निकली है, और फिर उसके बाद हम येलो पर आए, तो टोटल तो 21 हो गई, लेकिन येलो कम नहीं हुई है। येलो नहीं निकली थी, पिंक निकली थी, तो येलो 15 की 15 ही है। और लास्टली ये क्या हो जाएगा? 21, लेकिन पिंक ही पहले निकली थी, तो वापस पिंक आने की 6 रह गई, क्योंकि जो पिंक निकली थी वो मैंने जेब में डाल ली, तो डब्बे के अंदर अब 6 पिंक बची हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपके पास विद और विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये आपके पास आंसर आ गया, ये टेबल बन गया आपके पास। फिर फर्दर वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग येलो एंड देन पी पिंक। निकाल के बताओ जरा मुझे समरा, इसका आंसर क्या होगा? कैलकुलेटर है, मल्टीप्लाई करके बताओ। 5/22. 5/22, सही है। तो मेन काम आपका इसके अंदर यही है, ट्री डायग्राम प्रॉपर बनाना। ट्री डायग्राम बन गई, बाकी का आगे का तो काम बिल्कुल सिंपल सा है। वो इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश समझनी है, और उसके बाद आपने यहाँ से टेबल से इस ट्री डायग्राम से चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिसके अंदर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना हो। ऐसा भी होता है कि सवाल में रिप्लेसमेंट हो ही नहीं रही, मतलब ज़रूरत ही नहीं है रिप्लेस करने की। जैसे कि जैसे कि एक बंदा है, अ मैन इज इज ड्रेसिंग अप, या तो तैयार हो रहा है फॉर एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास अगर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम वेयरिंग कुर्ता शलवार, कुर्ता शलवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेरवानी बोल देते हैं। शेरवानी इज समझ लो 0.7 ले लेते हैं, 0.7%। एंड शेरवानी के अलावा और क्या बचा? पैंट, कोट, कोट पैंट, कोट पैंट।
कोट पैंट इज 0.3 होगा, ऐसी बात है। और फिर फर्दर इसके बाद क्या होता है कि या तो फिर शेरवानी पहनेगा या तो फिर कोट पैंट पहनेगा। जब ये इसने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद वो डिसाइड करता है शूज़, किस किस्म के शूज़ वो डिसाइड करेगा पहनेगा। जब वो उसका शूज़ पर आया तो ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, ड्रेस पैंट वाले जो शूज़ होते हैं, क्या कितना उसको, फॉर्मल शूज़ पहने, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। और वो क्या होता है, लोफर्स, लोफर्स की शायद स्पेलिंग यही होती है, ऐसे ही होगा कुछ। लोफर्स पहने उसकी 0. कोट पैंट के ऊपर पैंट, वैसे सैंडल्स तो कोई पहनता नहीं है, लोफर्स पहन सकते हैं, फिर भी 0.6 होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, या पहले कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्री डायग्राम। फॉर ऑल आउटकम्स, मतलब सारे आउटकम्स देखने हैं कि वो किस किस तरीक़ों से वो तैयार हो सकता है, वो हम पहले ये कंसिडर करें। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट है ही नहीं, ना रिप्लेस करने की ज़रूरत है, बस उसने चूज़ करना है बस, ये शेरवानी पकड़ पहनेगा या फिर कोट पैंट पहनेगा या तो जूते पहनेगा फॉर्मल वाले या तो फिर लोफर्स पहनेगा। तो इस केस में अगर मैं बनाने चाहता हूँ इसके ट्री डायग्राम, तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। पहले वो चूज़ करे अपना ड्रेस कि क्या पहनेगा, उसके बाद वो चूज़ करे अपने शूज़, शूज़ बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे यार, अपना सवाल बना रहा हूँ। तो खैर है, अब पहले वो या तो शेरवानी पहनेगा या तो फिर वो कोट पैंट CP। और ये चूज़ करने के बाद कि पहले या तो उसने शेरवानी पहन लिया, कोट पैंट पहन लिया, उसके बाद वो चूज़ कर रहा है कि या तो फॉर्मल शूज़ पहन रहा है या तो फिर लोफर्स पहन रहा है। F और L बोल दिया। शेरवानी पहनने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.6, 0.7, और इसकी 0.3 है, और इसकी हमारे पास 0.4 और 0.6, 0.4 और 0.6। तो हमारे पास कितने किस्म के कॉम्बिनेशन बन गए, हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया कि या शेरवानी पहने और फॉर्मल शूज़ पहने, शेरवानी पहने या लोफर पहने, और ये कोट पैंट पहने और फॉर्मल शूज़ पहने, और कोट पैंट के साथ लोफर्स पहने। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स मैंने कंसिडर कर लिए, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट है ही नहीं। सिमिलरली एक और एग्जांपल क्या हो सकती है कि एक लड़का है, मतलब स्टूडेंट है, वो सुबह जो है स्कूल के लिए उठ रहा है, तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट हो जाए, और फिर जब वो लेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटी है कि वो उसकी अम्मा जो है उसके लिए लंच बना ही ना सके, तो उसकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो वहाँ पर भी इस केस में भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ऐसे भी सवाल होंगे जहाँ पे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना हो, और ऐसे सवाल होंगे जहाँ पर अगर रिप्लेसमेंट की कोई चीज़ होगी तो वहाँ पे बता देगा कि यहाँ रिप्लेसमेंट हो रही है या रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल लेंगे इसके बाद, उसको भी समझाता हूँ। अच्छा, ये अगर बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम ड्रेसिंग अप विद शेरवानी एंड कोट पैंट, या शेरवानी एंड लोफर्स, तो शेरवानी और लोफर का कितना हो जाएगा, 0.7 टाइम्स 0.6, तो ये जितना भी हो 0.42 होगा मेरे ख्याल से, या 42% बोल दो। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। हाँ इसकी एक और एग्जांपल, अब ऐसी भी एग्जांपल होगी जहाँ पर आपने खुद समझना होगा कि रिप्लेसमेंट हो रही है या रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। जैसे कि सवाल बनाना पड़ेगा, ये लास्ट किस्म का आपके पास जो पॉसिबिलिटी है, सवाल जो वेरिएशन आ सकती है। आपके पास एक बैग ऑफ स्वीट्स है, बैग ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स हैं या चॉकलेट्स बोल देते हैं, चलो चॉकलेट बोल देते हैं। उसके अंदर आपके पास जो है प्लेन चॉकलेट्स, आपके पास 7 है, और उसके बाद आपके पास जो मिल्क चॉकलेट्स होती हैं वो समझ लो आपके पास 10 है। अब एक बच्चा है, अ बॉय ईट्स
2 chocolates at random. एट रैंडम मतलब वो उस बैग के अंदर हाथ डाल के कोई भी एक चॉकलेट खाई, उसके बाद दूसरी चॉकलेट खाई, 1 by 1 मतलब एट रैंडम 1 by 1, एक चॉकलेट खा ली, उसके बाद वापस हाथ डाल के वो दूसरी चॉकलेट निकाल के खा रहा है, 1 by 1 उसने निकाली। अब कहता है कि ड्रॉ ट्री डायग्राम। यहाँ पे भी अगर ट्री डायग्राम बनाएंगे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। ये सेकंड ड्रॉ हो गया। अब पहली दफ़ा वो जब बॉल कर रहा हूँ तो आपके पास चॉकलेट है प्लेन और मिल्क, आपके पास प्लेन और मिल्क, आपके पास प्लेन और मिल्क, ये आपके पास सारा आ गया। प्लेन चॉकलेट निकालने का पहली दफ़ा में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल आपके पास 17 है, उसमें से 7 प्लेन है, और टोटल आपके पास 17 है, उसमें से 10 मिल्क चॉकलेट है। अब उसने एक चॉकलेट निकाली और खा ली, मतलब जब खा ली तो समझ लो उसने जेब में डाल दी, समझ लो ऐसा है। ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जो मैंने चॉकलेट निकाली उस बच्चे ने उसने खा ली, तो टोटल चॉकलेट्स ही कम हो गई अब आपके पास। तो यहाँ पे सवाल में उसने नहीं बोला था कि ये रिप्लेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपने सवाल को समझा कि उसने ईट कर लिया, खा लिया, तो जाहिर सी बात है चॉकलेट कम हो जाएगी। तो जब एक चॉकलेट कम हो गई तो ये 16 चॉकलेट बची, इसकी भी 16 चॉकलेट बची हैं, इसके लिए भी 16 बची हैं, इसमें से भी 16 बची। अब पहले उसने प्लेन वाली खाई थी, अब वापस प्लेन खाएगा तो एक प्लेन कम हो गई तो 6 हो गया, ये 10 हो जाएगा। उसने गलती होगी फिर, क्या हो गया, क्या कह रही हो, सॉरी? अगर दूसरी लेके चॉकलेट रख दी फिर। अगर दूसरी, आपकी आवाज़ अटक गई। नहीं, अगर उस बच्चे ने दूसरी चॉकलेट लेके रख दी फिर। नहीं है ना, अगर ऐसा करेगा तो वो फिर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि उसने एक खा ली और फिर कहीं और से बाहर से जाकर वो खरीद के लेकर आया, वापस डाल दी, फिर दूसरे, तो वो फिर सवाल में लिखा होगा। वैसे है, इतना घुमाएगा नहीं वो सवाल को, तो ये कि समझ में आ जाती चीज़ों के सवाल में। अब वो फर्दर आगे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों प्लेन चॉकलेट खाई हैं, या प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक प्लेन और एक मिल्क वाली खाई है, तो वो आगे का काम तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, जिसके अंदर रिप्लेसमेंट भी देख ली, विदाउट रिप्लेसमेंट भी देख ली, और इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, ये वाली बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ये वाला ये स्पिन द व्हील वाला एग्जांपल ले ली। तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल भी हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल भी हैं, तो सिचुएशन के मुताबिक आपने सोचना है और फिर उसके बाद फर्दर पे सवाल करें। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल जो है इसके पास पेपर्स देखेंगे और फिर ये भी निपट जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज काफ़ी है, फिर मिलते हैं चलो इंशाल्लाह कल। कोई सवाल है किसी को, समरा? नो सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है चलो, अच्छा है। जवेरिया? नहीं सर।